हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बीएससी बीएड के सेकेंड ईयर की जो फॉर्मेशन है मैथमेटिक्स की, उसका जो पेपर अपन पढ़ रहे थे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके आगे ही अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर याद हो तो अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जिट फॉर्मेशन पढ़ी थी। उसकी फॉर्मेशन के बाद उसके अपन क्वेश्चन कर रहे थे, तो अपने 2-4 क्वेश्चन भी किए। ठीक है, अब अपन उसके नेक्स्ट जो पार्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अपन बात करेंगे। तो देखो, हम बात करते हैं आज के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कॉफिशेंट। कांस्टेंट कॉफिशेंट मतलब जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके साथ में अगर कुछ कॉफिशेंट जुड़ जाए तो उसे अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कॉफिशेंट कहते हैं। तो कैसी फॉर्मेशन होगी भाई? तो हम कहते हैं यहाँ पे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन a sub and y equal to qx, where a naught, a1, a2 and so on a are a constant formation and q is a function of x और q is a function of any x। मतलब कोई भी किसी भी तरह का अगर कोई फंक्शन अगर x है तो वो आपका क्या कहलाएगा? qx। अगर इन सब की कोई इक्वेशन अगर इस तरह की है तो हम इसे क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात करेंगे। हम कहते हैं अगर इसका कोफिशिएंट है तो इसका मतलब सॉल्यूशन होगा, तो इसका सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है? कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ इट मीन्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई इट मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल। इन दोनों की वैल्यू को निकालेंगे और दोनों की वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अपन बात करते हैं सी एफ की। तो सी एफ का फाइंड आउट होगा सबसे पहले कि यदि जो क्यू एक्स है, यदि इक्वल में अगर क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब क्यू एक्स क्या आ जाए? अगर जीरो वाली फॉर्मेशन अगर आ जाती है तो उस समय जो इक्वेशन होगी वो उसमें केवल क्या निकलेगा? सी एफ निकलेगा। और अगर क्यू एक्स की वैल्यू अगर जीरो ना के कुछ और वैल्यू आ जाए तो उसके लिए पी आई भी निकलेगा। इसका मतलब अगर कोई इक्वेशन में अगर इक्वल टू में कुछ क्यू एक्स दे रखा है तो उसके लिए सी ए भी फाइंड आउट करना है और पी आई भी फाइंड आउट करना है। दोनों की दोनों फॉर्मेशन फाइंड आउट कर दे। तो अब बात करते हैं अपन सी एफ कैसे फाइंड होता है। हमने कहा था कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो अपन बात करते हैं, देखो, तो हमने कहा कि सी एफ फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एम। एम कैसे बनेगा? कि जो आपकी इक्वेशन दे रखी होगी, इसमें जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्वायर अपॉन डी के फॉर्मेशन है, तो वहाँ जहाँ भी डी है उस डी को क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है एम के अंदर। तो जो फॉर्मेशन बनेगी उसे अपन क्या कहेंगे? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन होगी, उसे अपन कहेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर सहायक समीकरण। उसको सॉल्व करेंगे तो हमें एम के मान मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे वो अभी अपन जब क्वेश्चन करेंगे उसकी तरफ बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सी एफ फाइंड आउट कैसे होगा। तो सबसे पहले बात, अगर एम इक्वल टू एम वन एम टू एम थ्री एंड सो ऑन एम एन आ जाए, मतलब क्या हो जाए? एम की वैल्यू आ जाए वो हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ जाए। जैसे एम की वैल्यू वन आ गई, टू आ गई, थ्री आ गई, तो वो कहता है उस समय जो सी एफ होगा, इसका मतलब वाई बराबर, मतलब जो सी एफ होगा वो आपका क्या होगा? सी वन ई टू द पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई टू द पावर एम थ्री एक्स एंड सो ऑन। फॉर्मेशन चल रही, मतलब जितने नंबर होंगे उतनी फॉर्मेशन यहाँ पे बन जाएगी। के सेकंड आता है टू रूट्स आर इक्वल। टू रूट्स आर इक्वल होने का मतलब अगर दो मान कैसे आ जाएगा? जैसे एम बराबर एम वन और एम वन, दो मान एक जैसे आ गए, फिर एम थ्री एम फोर सो, तो कहता है उस समय क्या होगा? तो वाई इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू द पावर एम वन एक्स प्लस सी थ्री, मतलब जितने आ रहे हैं उतने यहाँ लिखेंगे, बाकी साथ में वापस अलग लिख देंगे। फिर आता है थर्ड केस कि व्हेन थ्री रूट्स आर इक्वल। अगर तीन रूट क्या हो जाए? अगर इक्वल आ जाए तो क्या आएगा? सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर। देखो, सी वन प्लस सी टू एक्स, फिर एक बढ़ गया तो सी थ्री एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एम वन एक्स प्लस सी फोर ई टू द पावर एम फोर एक्स एंड सो ऑन। चार आ जाए तो सी वन सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सी फोर एक्स क्यूब एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। फोर्थ कहता आता है व्हेन द रूट्स आर इन कॉम्प्लेक्स। अगर रूट्स उस समय क्या आ जाए? कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाए। कॉम्प्लेक्स इट मीन्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा की अगर फॉर्मेशन में अगर आ जाता है तो उसका सी एफ क्या होगा? तो उसका सी एफ होगा आपके पास सी एफ इक्वल टू वाई ई टू द पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स वाली फॉर्मेशन यहाँ पे क्या करेगा? फॉर्मेट करेगा। कौन? एम की जो वैल्यूज है। फिर आता है कि अगर एम के मान जो है अल्फा प्लस आयोटा में ना आके अल्फा प्लस रूट बीटा के अंदर फॉर्मेशन अगर आ जाती है तो उस समय जो इसकी फॉर्मेशन होगी वो क्या कहलाएगी? आपके पास वाई इक्वल टू ई टू पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन हाइपोपोलिक बीटा एक्स। देखो एच लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? हाइपोपोलिक। मतलब एल रूट एल प्लस माइनस रूट बीटा आ जाए जब तो हाइपोपोलिक लगानी है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ जाए तो केवल बीटा लगाना है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका सी एफ फाइंड आउट करने की फॉर्मेशन है। तो देखते हैं अब कैसे होगा। तो हम कहते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी बाई डी एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। क्या कहता है? इसको सॉल्व करो।
या फिर इसकी इवेलुएट करो। तो हम कहते हैं सॉल्व करने का मतलब हमें क्या करना है, तो अब सबसे पहले टेस्ट करेंगे क्या है। तो हमने कह रहे देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कांस्टेंट कोफिशिएंट आपके साथ में आ रहा है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई वाली फॉर्मेशन होगी। तो हमें क्या निकालना है, सी एफ। तो हमने क्या कहा, अगर इक्वल टू में जीरो है तो केवल क्या फाइंड आउट होगा, सी एफ। अगर इक्वल में जीरो नहीं है, कुछ फंक्शन है, तो सी एफ भी फाइंड आउट होगा और पी आई भी फाइंड आउट होगा। तो अपन कह रहे हैं जीरो, इसका मतलब सी एफ। कैसे, तो देखो सबसे मेन बात हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी जो अपन यहाँ पे बताई थी। तो हमने इसकी फॉर्मेशन को लिखा, तो हमने क्या लिखा, डी अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी। तो डी स्क्वायर माइनस के 2d या फिर प्लस के 2d प्लस 5 इक्वल टू जीरो वाली फॉर्मेशन आ रही है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो हमने कहा डी को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो हमने कहा डी रिप्लेस बाय एम। तो जहाँ जहाँ डी देगा वहाँ एम कर दो, तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन बनी, ये आपकी इक्वेशन है, वो क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी या फिर सहायक समीकरण कहलाएगी। ये समीकरण है वो कैसी है, तो एक तरह की द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चतुर्घात समीकरण, मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकती है। तो उसको अपन ने सॉल्व करना 9th-10th में सीखा है, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना। तो ये इक्वेशन कैसी है, तो हम कह रहे हैं दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं तो 2 मेथड हो जाएंगे, कौन सा, या तो इसके पार्ट्स करो, पार्ट्स करने के बाद इसके टुकड़े करो, और या फिर सीधराचार्य विधि लगाओ। तो हम देख रहे हैं इसमें टुकड़े नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, सीधराचार्य विधि। तो अपने सीधराचार्य विधि लगा के इसके सॉल्यूशन लिख रखा है। मैंने कहा एम इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस के 2 प्लस माइनस रूट माइनस के 16/2 वाली फॉर्मेशन आ रही है। इसका मतलब क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब आयोटा वाली फॉर्मेशन आ रही है, मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा वाली फॉर्मेशन आ रही है। तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे कौन से फॉर्मेशन लगाएंगे, तो हमने देखो ये पढ़ा है कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा आता है तो y इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस साइन बीटा एक्स। तो देख, तो हम यहाँ पे भी करें तो अल्फा कौन होगा, तो 2 से 2 कट गया तो अल्फा हो गया 1। बीटा क्या होगा, रूट 16/2 वाली फॉर्मेशन आ रही है। तो हमने कहा यहाँ पे अगर मैं हटा दूँ इस अल्फा को और बाहर निकाल दूँ तो क्या आ रहा है, 2 वाली फॉर्मेशन आ रही है। तो हमने क्या कहा, ई टू दी पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। और बीटा की जो वैल्यू है उसको अपन ने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। और देखते हैं क्या कहता है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 3d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के 4y इक्वल टू जीरो। लिखा इसको तो क्या बनेगा, डी क्यूब माइनस के 3d स्क्वायर प्लस के 4 और y साथ में इक्वल टू जीरो। वापस जीरो आ रहा है, मतलब ओनली फाइंडिंग सी एफ। फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी रिप्लेस बाय m। तो m क्यूब माइनस के 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू जीरो। दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन, सो द रूट्स आर 3। अगर इसके 3 रूट निकालना है तो हमने क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके निकाला तो m इक्वल टू क्या रहा है, -1 2 एंड 2। इट मीन्स 2 रूट आर सेम एंड 1 इज डिफरेंट। 2 रूट अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमारा सी एफ कौन सा बनेगा, तो हमने कहा 2 रूट इक्वल आ रहे हैं उससे, तो हमने क्या कहा सी एफ क्या बनेगा, c1 प्लस c2x ई टू द पावर 2x, वो 2 के लिए प्लस, क्योंकि एक अलग है तो अलग मतलब कौन सा, डिफरेंट है, मतलब पहला अलग हो गया तो क्या आएगा, c3 ई टू द पावर -x। याद रखना c1 c2 c3 जो भी हो वो एक बार ही लिखा जाएगा। तो c1 c2 लिख दिया, अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, c3। ऐसे नहीं कि इसको कैसे अलग से कर रहे हैं तो इसको वापस c1 करते, नहीं, ये क्या कहलाएगा, c3, और होगा तो c4 कहलाएगा। और देखते हैं डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 13 डी वी बाई डी एक्स प्लस के 12y इक्वल टू जीरो वाली फॉर्मेशन आ रही है। तो डी क्यूब माइनस के 13d प्लस 12y इक्वल टू जीरो। द ऑक्सिलरी इक्वेशन डी रिप्लेस बाई m। तो m क्यूब माइनस 13m प्लस 12 इक्वल टू जीरो। द रूट्स आर m इक्वल टू 1 माइनस 4 एंड 3। तो ऑल रूट्स आर डिफरेंट, मतलब सारे के सारे रूट्स क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब डिफरेंट वाला फॉर्म से लगेगा। तो y इक्वल टू क्या आएगा, c1 ई टू द पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा की जगह 1, c2 ई टू द पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा की जगह 3, प्लस c3 ई टू द पावर अल्फा की जगह कौन है, 4। तो अपने पास सी एफ क्या आ रहा है, c1 ई टू द पावर एक्स प्लस c2 ई टू द पावर 3x प्लस c3 ई टू द पावर माइनस के 4x। ये इसका क्या हो गया आंसर, क्योंकि पी आई नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे देखो इसमें क्या कहता है, देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 डी वी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस 1 वाई इक्वल टू जीरो। डी रिप्लेस किया m से, तो क्या बन गया आपके पास,
एम स्क्वायर माइनस के 2m प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस के 1 इक्वल टू क्या से आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो हम क्या कह रहे हैं, इसको सॉल्व करें तो ये बाई पार्ट्स हो रहा है। बाई पार्ट्स होती है, हमारे पास m के मान क्या है, m इक्वल टू 1, 1। इट मीन्स 2 रूट और बोथ रूट आर डिफरेंट, मतलब दोनों रूट्स कैसे हैं, डिफरेंट है। डिफरेंट के इक्वल है, तो हमने कहा इक्वल है क्योंकि 1 और 1 आ रहा है। 2 है ऐसे का मतलब नहीं कि अलग अलग हो गया। ये 1 1 कैसा आ रहा है, दोनों रूट्स कैसे आ रहा है, सेम आ रहे हैं। इसलिए y इक्वल टू c1 प्लस c2x e टू द पावर x, इसका क्या हो गया, एक आंसर हो गया। और देखते हैं, देखो फॉर्मेशन में, तो यहाँ पे देखो, इसको देखो क्या आ रहा है, d टू द पावर 4 y dx टू द पावर 4 माइनस के 2 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस के 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के y इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी आपके पास, m की पावर 4 माइनस के 2m क्यूब 2m स्क्वायर प्लस माइनस के 1 इक्वल टू 0 वाली फॉर्मेशन आ रही है। हमने क्या किया, इस इक्वेशन कैसी है, बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब इसके 4 रूट्स फाइंड आउट होंगे। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा है। तो m इक्वल टू 1 1 प्लस माइनस आयोटा। तो देखो ये दोनों ही सेम है, एक प्लस आयोटा एक माइनस आयोटा है। तो अगर सेम है तो सेम के लिए क्या होगा, तो हमने कहा c1 प्लस c2x ई टू द पावर अल्फा, अल्फा की जगह कौन है 1, तो ई टू द पावर x प्लस c3 cos x प्लस माइनस c4 साइन x। कहाँ से आया भाई ये, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा का मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा वाली फॉर्मेशन आ रही है। तो अल्फा तो हो गया 0 और बीटा की जगह कौन आ गया, 1 आ गया। तो ई टू द पावर 0 का मतलब कौन हो गया, 1, और कॉस और साइन दोनों आएंगे। तो c3 कॉस बीटा एक्स, बीटा की जगह 1, तो c3 कॉस एक्स प्लस c4 साइन बीटा एक्स, तो बीटा की जगह 1 तो c4 साइन एक्स। मतलब टोटली देखा जाए तो क्या आ रहा है, c1 प्लस c2x ई टू द पावर x प्लस c3 cos x प्लस c4 साइन x। इसकी क्या आ रही है, एक तरह की वैल्यू आ रही है। ठीक है, और देखते हैं और जैसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे एक ये देखते हैं क्या आ रहा है, डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब एम स्क्वायर इक्वल टू -1, तो एम बराबर प्लस माइनस आयोटा। प्लस माइनस आयोटा आती है मतलब वापस अल्फा प्लस आयोटा बीटा वाली फॉर्मेशन आ चुकी है। तो क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स c1 cos x प्लस c2 साइन x वाली फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो रही है, बन रही है। ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन कैसी हो रही, फॉर्मेशन आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, y2 इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू c। ये कब वैल्यू बनेगी ये वाली, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो कि y बराबर इक्वल टू दिस है या x बराबर दिस है, तो अपन उस समय क्या करते हैं, c1 की जो वैल्यू है उसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अगर दे रखी है तो जैसे यहाँ पे दे रखी है y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 0, तो c1 क्या आ गया 2। c1 की वैल्यू वापस अगर मैं रखूँगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, c2 की वैल्यू। c1 c2 की वैल्यू वापस कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो आपके पास इसकी फॉर्मेशन आएगी। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कब होगा, जब आपको गिवन हो। ठीक है, या फिर क्या है, किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करो। तो पॉइंट पे फाइंड आउट करें उस समय की बात है, मतलब आपको टोटल डायरेक्टली इनडायरेक्टली y की वैल्यू क्या होगी, दी1 दे रखी होगी, तभी अपन इसका c1 या c2 की वैल्यू को क्या कर सकते फाइंड। तो y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 0 रखो। तो यहाँ 2 0 0 और 0, तो क्या आ रहा है, 2 इक्वल टू c1, तो c1 इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब c1 इक्वल टू 2 आ गया, तो c1 इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो आपके पास c2 की वैल्यू आ जाएगी। उन दोनों की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसकी फॉर्मेशन के अंदर रखी जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि आगे आगे जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग चलती रह रही है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व करते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब जब क्यू एक्स की वैल्यू आपको क्या हो जाए, गिवन हो जाए। तो हम कहते हैं अगर क्यू एक्स की वैल्यू अगर गिवन होगी तो हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, उसकी फॉर्मेशन क्या बनेगी। तो हम क्या कहेंगे, एफ डी इक्वल टू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। तो वाई बराबर क्यू अपॉन एफ डी। क्यू अपॉन एफ डी का मतलब, क्यू मतलब जो आपको इक्वल में जो दे रखा है वो, और एफ डी मतलब जो आपकी समीकरण बन रखी है उसको एफ डी की फॉर्मेशन कह रहा है। तो 1 अपॉन एफ डी इक्वल टू क्यू। इक्वेशन ऑफ डी जो क्वेश्चन की होगी वो आपको क्या कहलाएगी, एफ डी कहलाएगी। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, तो हम क्या कहते हैं, एफ डी कन्वर्ट इनटू लीनियर फैक्टर। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अगर लिखा हुआ है तो क्या आएगा, डी प्लस 2 वाई इक्वल टू क्यू।
तो y इक्वल टू 1/d प्लस एल्फा क्यू। अब जो अल्फा है इसकी पावर कितनी आ रही है 1 2 3, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कैसी आ रही है। ये कहता है अगर फंक्शन इस तरह का बनता है तो उस समय इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा। तो फर्स्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर ई टू द पावर एल्फा एक्स। एल्फा मतलब जो यहाँ पे रखा है वो प्लस है तो प्लस आ रहा है, तो माइनस होगा तो माइनस आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई टू द पावर एल्फा एक्स का ई टू द पावर एल्फा एक्स, क्योंकि डी एक्स का जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसके अगले नेक्स्ट स्टेप क्या है पार्ट, कि y डॉट ई टू द पावर एल्फा एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q डॉट ई टू द पावर एल्फा एक्स और डी एक्स। ई टू द पावर एल्फा एक्स तो रख दिया है, और q कहाँ से आएगा, तो हमने कहा कि जो इक्वेशन के अंदर, जो इक्वेशन में लास्ट में जो इक्वल में चल रहा था वो आपका q है, तो यहाँ पे भी अपन ने q रखा। तो हमने कहा अगर इसे देखा जाए तो इक्वेशन बन क्या रही है, तो हम क्या कहें 1/d प्लस एल्फा क्यू इक्वल टू क्या बनेगा, ई टू द पावर माइनस एल्फा एक्स इंटीग्रेशन q ई टू द पावर एल्फा एक्स डी एक्स। ये जो अपन यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जो q है क्यू एक्स, वो एनी फंक्शन था, अपन ने यहाँ पे बात की थी। तो यहाँ पे अपन भी बात करेंगे अगर एनी फंक्शन ही हो जाता है उस समय, तो ये जो मेथड अपन बात कर रहे हैं वो एक तरह की क्या है, मास्टर की है। मतलब कोई भी क्यू एक्स कोई भी तरह का फंक्शन आ जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, हमें इंटीग्रेशन अच्छी तरह आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन अच्छी तरह नहीं आया, क्योंकि हम देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो हमारी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये मेथड जो है, अगर क्वेश्चन नहीं सेटअप हो रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो ये लगाना है, या आप अच्छी तरह लगा सकते हैं तो हर क्वेश्चन में ही लगाना। मतलब एक तरह की मास्टर की वाला क्वेश्चन है। इसके बाद में आएगा वो क्या आएगा, क्यू एक्स को क्या कर दिया इन्होंने, डिफाइन कर दिया। ठीक है, डिफाइन कर दिया मतलब क्यू एक्स बराबर ई टू द पावर ए एक्स ही हो, क्यू एक्स बराबर कॉस एक्स ही हो, साइन एक्स ही हो, कॉस हाइपोपोलिक एक्स ही हो, केवल एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, ई टू द पावर एक्स हो। तो उसी के लिए क्या करेगा, उसने अलग अलग शॉर्टकट मेथड दी है। तो अपन पहले लॉन्ग की बात कर लेते हैं, फिर शॉर्ट की बात करेंगे यहाँ पे। आओ, तो हम सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन। तो हमने कहा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक 3x आया है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो देखो क्या करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू क्या आ रहा है, सेक 3x किया इसको, तो कैपिटल डी स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू सेक टी एक्स। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, तो हमने कहा कि अगर इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए तो क्या होगा, तो m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। प्लस माइनस 3 आयोटा का मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्मेशन आ चुकी है। मतलब अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या आ चुका है 3। तो हमने कहा ई टू द पावर 0 तो 0, क्योंकि सी एफ अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो क्या होता है, तो हमने पढ़ा है ई टू द पावर अल्फा एक्स प्लस C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो ई टू द पावर अल्फा एक्स का मतलब ई टू द पावर 0 तो 1, C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स वाली फॉर्मेशन आ गई है। लेकिन देखो यहाँ पे कौन आ रहा है, सेक आ रहा है। तो हमने कहा सेक अगर आ रहा है इसका मतलब इसका पी आई भी क्या होगा, निकलेगा। तो हमने कहा सी एफ कैसे निकाल दिया, तो याद रखना जब कभी भले क्यू एक्स इक्वल में क्या आ जाए 0, सी एफ के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इक्वल। तो हम एक बार मानेंगे इसकी कि ऑब्जर्वेशन इस तरह की होगी कि एम डी की जगह एम रिप्लेस किया और इक्वल टू इसकी जगह पर अपन क्या लिखेंगे, 0 यहाँ पे पुटअप करेंगे। क्लियर, चलो। तो हम कहते हैं पी आई फाइंड आउट करना है, तो हम कहते हैं चलो पी आई क्या होगा, तो हमने कहा पी आई इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 9y। ठीक है, फॉर क्यू एक्स, तो y क्या बनेगा 1/d स्क्वायर प्लस 9 सेक 3x। हमने क्या कहा था, डी प्लस एल्फा वाली फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हमने कहा यहाँ पे तो डी स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, तोड़ देते। तो हमने क्या कहा डी प्लस 3 आयोटा डी माइनस 3 आयोटा सेक 3x। तो y इक्वल टू 1 कैसे तोड़ा है भाई इसको यहाँ से, तो हम बाई पार्ट्स वाला कर रहे हैं। बाई पार्ट्स अगर याद हो तो a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, जो नीचे फॉर्मेशन आती है, फिर अपन ए को पुट करते हैं 0, तो a 0 हो जाता है, या b 0 हो जाता है, a 0 तो b की वैल्यू आ जाती है। फिर दूसरी कोई और वैल्यू पुटअप करते हैं, उसको 1 0 करते हैं, तो a और b की वैल्यू आती है, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो बाई पार्ट्स मेथड से इसको भी किया है। तो y इक्वल टू क्या रहा है 1/6 आयोटा 1/d माइनस 3 आयोटा माइनस 1/d प्लस 3 आयोटा सेक 3x। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई इसके साथ भी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/6 आयोटा 1/d माइनस 3 आयोटा सेक 3x माइनस 1/d प्लस 3 आयोटा सेक 3x। अब ये एक फॉर्मेशन बन चुकी है और ये दूसरी फॉर्मेशन आपके पास बन चुकी है। तो हम केवल इस फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो ये फॉर्मेशन कैसे दिखाई दे रही है, तो देखो 1/d प्लस एल्फा आएगा, तो ये वाली फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो हम देखो इसको ही करते हैं, क्या कहते हैं ई टू द पावर एल्फा एक्स। तो हमने कहा भी ई टू द पावर माइनस आ रहा है, तो देखो जब आपके पास d प्लस एल्फा था तो यह माइनस आ रहा है और अंदर प्लस आ रहा है। अब अपना कौन है d माइनस एल्फा, तो बाहर कैसा आएगा प्लस और अंदर कैसा आ जाएगा माइनस वाला। तो चलो हम क्या कहते हैं यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, तो हमने कहा ये वाली फॉर्मेशन बन रही है। तो e की पावर जो यहाँ पे आ रही है वो क्या बन रही है, e टू द पावर माइनस के 3x
फिर इंटीग्रेशन तो हम कहते हैं ये रहा इंटीग्रेशन, क्यू तो ये रहा क्यू, और बाद में e⁴ तो हमने कहा e⁴ का मतलब जो फॉर्मेशन आ रही है उस फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया है। अब अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके रखेंगे, तो हमने कहा इंटीग्रेशन किया। इसी तरह इसकी फॉर्मेशन तो ये बनी, इसकी फॉर्मेशन लिख दी है। तो हमने फॉर्मेशन में क्या क्या आ रहा है, तो e⁴ कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन लिया, इसको क्या किया, सॉल्व किया। कैसे, पहले इसका इंटीग्रेशन करके, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अब मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन करके दिखाएं। तो आपको मैं भेज रहा हूँ, उसको देखें और इसकी कैलकुलेशन करें। ऐसे बुक के अंदर भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत सारे, उनकी सबकी करनी है। मैं यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो आपकी बुक के अंदर है, आप उसको देख सकते हो। क्वेश्चन अगर आपके नहीं सेट हो रहा है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को ही देख रहे हैं। जिससे क्या होगा, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट अपन क्वेश्चन को देखें तो एग्जाम्पल में जो कर रखा है वो आपको ईजिली समझ में आ जाए, क्योंकि वहाँ पे पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर रखी है इन्होंने, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देखो cosec x का फॉर्मूला है, करेंगे वो का वो m² + 1 = y, तो m बराबर प्लस माइनस आयोटा, CF निकाला C1 C2। वापस अगर PI की बात करेंगे तो y = क्या आ रहा है, तो 1/d² + 1 cosec वाली फॉर्मेशन आ रही है। वापस तोड़ दिया इसको, दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद वो आपने फॉर्मेशन लगाई और उसको क्या किया, सोल्व किया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत बार, जैसे ये लिखा हुआ 10 d² y/d² + 4y = 10 2x, इसको भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो हमने कहा इसकी अगर एक्चुअली बनाएंगे तो ये m बराबर प्लस माइनस 2 आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आ रही है, तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसी तरह PI को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो आज आपको CF फाइंड आउट करना है, और PI की जो फर्स्ट टर्म है, एक्सरसाइज फर्स्ट है, जिसके अंदर Q की जो मेथड लगे हैं ये बड़े वाले, उनको ही सॉल्यूशन करना है। क्लियर। कल अपन PI के जो पार्ट है, मतलब केवल QX कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए सॉल्व होता है, उसके लिए अपन कल बात करेंगे। क्लियर। थैंक यू।